हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। इस क्लास के माध्यम से हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में परीक्षा में पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों पर इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यह वीडियो आप एक बार तो अवश्य देखें एग्जाम हॉल में जाने से पहले। पहला प्रश्न है कि जिसमें एक कथन दिया हुआ है और एक कारण, तो हमें ये बताना है कि कथन और कारण सही है और कौन किसकी व्याख्या करता है। तो कथन क्या कहता है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। तो ये जो कथन है ये सही है। कारण क्या कह रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर ले। तो यह जो कारण है बिल्कुल सही है, क्योंकि सतत विकास यही कहता है कि वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है उन संसाधनों का हमें इस तरीके से मतलब न्याय संगत रूप से प्रयोग करना है, ताकि जो वर्तमान की पीढ़ी है उसकी जरूरतें भी पूरी हो जाएं और जो आने वाली पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम इनका संरक्षण भी करें। तो इसे कहते हैं सतत विकास, जो जिससे मानव समाज का अधिक से अधिक कल्याण हो सके। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ए और आर दोनों सही हैं और जो आर है ये ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो हमने अभी बात किया कि जो धारणीय विकास, तो हमने अभी बात की है सतत विकास पर। तो जो सतत विकास है इसी को धारणीय विकास भी कहते हैं और इसी को टिकाऊ विकास भी कहते हैं। धारणीय विकास और इसी को टिकाऊ विकास भी कहते हैं। तो जो धारणीय विकास है या सतत विकास, तो हमने अभी बात की थी कि हमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका इस तरीके से उपयोग करना है ताकि हमारी जरूरतें भी उससे पूरी हो सकें और जो आने वाली पीढ़ी है उनकी जरूरतों के लिए इनका हम संरक्षण भी कर सकें। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत प्रयोग करके आने वाली पीढ़ियों के लिए इनका संरक्षण करके उनके लिए उपयोग के लिए सुनिश्चित कर सकें। तो इसी को बोलते हैं धारणीय विकास। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि जो जैविक विविधता है उसका संरक्षण करना, प्रदूषण का नियंत्रण करना, निर्धनता को घटाना, ये जो तीनों फैक्टर हैं ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रियाएं। उपरयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो हमें ये बताना है कि जो ये ऊपर बिंदु दिए हुए हैं इनमें से कौन ऐसे बिंदु हैं जिनसे वायुमंडल में या पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, या फिर जैसे प्रकाश संश्लेषण है। तो इसका क्या काम होता है कि यह जो पेड़ पौधे होते हैं एटमॉस्फेयर पे कार्बन डाइऑक्साइड को और अर्थ से जल का अवशोषण करके सनलाइट की प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे ग्लूकोज और
ऑक्सीजन निकलता है। तो एटमॉस्फेयर में जो प्रकाश संश्लेषण है वह ऑक्सीजन को निकाल रहा है, जिससे क्या होता है कि इससे वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है। और हमें ऐसे ऑप्शन क्लिक करना है जिनसे वायुमंडल में CO2 ऐड हो रही है, तो ये हमारे लिए गलत हो जाएगा। श्वसन श्वसन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं, तो इससे वायुमंडल में CO2 ऐड हो रही है। जैव पदार्थ का अपक्षय, तो जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं वो सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो ये इनका जब अपक्षय होता है तो अपक्षय के बाद इनसे CO2 निकलता है, तो ये भी सही है। जो ज्वालामुखी क्रियाएं, तो ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा कई सारी गैसें निकलती हैं, जिसमें CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है और भी कई अन्य गैसें होती हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3, 4, क्योंकि एक प्रकाश संश्लेषण में है जिससे CO2 एब्जॉर्ब होती है और ऑक्सीजन निकलती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। तो अभी हमने चर्चा भी किया, जो श्वसन है, श्वसन हमने कहा था कि जैसे हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को निकालते हैं। और प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है कि CO2 और O2 का H2O के बाद ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन। जो जैविक पदार्थ होते हैं वो सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनका अपक्षय के बाद ये CO2 बनाते हैं और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा भी CO2 गैस निकलती है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता नहीं जबकि घटाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल चक्र। तो जल चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है? क्योंकि अर्थ सरफेस पे जो जल है तो ये सौर विकिरण की के वजह से यह वायुमंडल में भाप के माध्यम से वायुमंडल में पहुंचता है और यहाँ पर यह नमी के रूप में विद्यमान रहता है। और यही जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो यही जो वायुमंडल में नमी होती है तो जल की बूंदों या फिर हिम के कणों में कन्वर्ट हो जाती है और यही गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में पृथ्वी की सतह पर पुनः पहुंचता है वर्षा के रूप में, तो इसी को बोलते हैं जल चक्र। तो जल चक्र में जो सौर विकिरण है या सूर्यातप, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जल चक्र। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो अभी हमने बात भी किया कि जो वायुमंडल में नमी होती है तो वही जब संघनन की प्रक्रिया होती है तो यही वायुमंडल की नमी जल की बूंदों या हिम के कणों में बदल जाती है और जब यही जल की बूंदें गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पृथ्वी की सतह पर आती हैं तो इसी को बोलते हैं वर्षा। तो वर्षा होने के लिए वायुमंडल में नमी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना है, तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं। अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक शक्ति से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी पौधे का प्रतिरोपण करते हैं तो उसके दौरान जो उसकी मूल रोम होती हैं उनके नष्ट हो जाने से उन्हें आवश्यक खनिज
की आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे इन पौधों का विकास रुक जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो पृथ्वी के चारों ओर गैस होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। वायुमंडल में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। जो ये गैसें हैं इनमें से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और भी गैसें हैं, लेकिन वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में है वो नाइट्रोजन है, उससे कम मात्रा में ऑक्सीजन, उससे कम मात्रा में आर्गन और उससे कम मात्रा में CO2 और उसके कम मात्रा में नियॉन। तो कई बार ये एग्जाम में इनका क्रम पूछता है कि कौन सी मात्रा ज्यादा है कौन सी कम है। तो ये क्रम ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर आर्गन, ऑक्सीजन, फिर आर्गन और फिर CO2 और फिर नियॉन। एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सी जो नोबेल गैसेज हैं वो वायुमंडल की गैसों में नहीं पाए जाते हैं। तो पहले हम बता दें आपको कि नोबेल गैसेज क्या होती हैं। तो नोबेल गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी जो हैं ये नोबेल गैसेज हैं। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जो नियॉन है, आर्गन है, ये गैसों में पाए जाते हैं, लेकिन जो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, हीलियम भी कुछ मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है ये वायुमंडलीय गैस में नहीं पाए जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुमंडल जो गैसों पृथ्वी के चारों ओर एक गैसों का समूह है। अगला प्रश्न है, वायु एक है। तो मैंने अभी बात किया कि वायु एक मिश्रण है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो जो शुष्क हवा में हमने भी बात किया कि हवा जो है वायु ये कई गैसों का मिश्रण है। जैसे हमने बात किया था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2, नियॉन। तो जिसमें नाइट्रोजन है वो 78% है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो हमने अभी चर्चा भी की थी कि हमने कहा था हीलियम, आर्गन और जो नियॉन गैसें हैं ये वायुमंडलीय गैस में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो रेडॉन, क्रिप्टॉन और जेनॉन है वो नोबेल गैसें ऐसी हैं जो वायु में नहीं पाई जाती हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है। तो हमने बात अभी कर भी ली है कि हवा में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा है, वो है 78%। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी। तो हमने बात की प्रकाश संश्लेषण में। तो प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं ये वायुमंडल से CO2 गैस को एब्जॉर्ब करके और H2O से प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो CO2 का एब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा और वायुमंडल में ऑक्सीजन कम पहुंच पाएगी। तो यही पूछ रहा है कि अगर वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी आएगी। तो जो ऑक्सीजन गैस है उसकी कमी आएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है। तो जो पेड़ पौधे हैं इसमें एक ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ये पेड़ पौधों का कार्य है। सौर का अवशोषण ये भी कार्य है। वायु का प्रदूषण, तो पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं जबकि वायु को स्वच्छ करते हैं। और ऑक्सीजन की विमुक्ति,
तो हमने बात कर भी ली थी कि CO2 और H2O, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये जल प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन। तो आप देख पा रहे हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो पेड़ पौधे कर रहे हैं, तो ये CO2 का अवशोषण कर रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया, और ये ऑक्सीजन की विमुक्ति कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब बात आई सौर का अवशोषण। तो हमने देखा है कि जो रोड्स होती हैं, सड़कें, तो उनपे जो वाहन निकलते हैं, तो उनके नॉइज पोल्यूशन को दूर करने के लिए हम इसके साइड में पेड़ पौधे लगा करके उसके नॉइज पोल्यूशन को कम किया जाता है। तो सौर के अवशोषण में पेड़ पौधों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वायु का प्रदूषण। तो वायु का प्रदूषण पेड़ पौधों का कारण नहीं है, जबकि ये वायु के प्रदूषण को कम करते हैं या वायु को स्वच्छ करते हैं। तो दोस्तों, यह मेरा आज का वीडियो था। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम इसी तरह की वीडियो को निरंतर रूप से लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।